गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा शांत रहो। तो बेटा रिवीजन बैच है, चैप्टर 1 का आज लास्ट टर्न है, लेक्चर नंबर 8। इसके बाद हम प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। तो आपको याद होगा लास्ट टर्न पे जब बारिश हो रही थी तो हम लोगों ने क्या देखा था, ड्यू टू चार्ज शीट नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग शीट था, और प्लस स्फेयर। याद आया? स्फेयर कितने टाइप के थे? 4 टाइप के। कंडक्टिंग स्फेयर का शेल, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर का शेल, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, तीनों के लिए अलग था, और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर के लिए अभी हम लोग देखेंगे। क्लियर? हमने क्या निकाला था? तो ये जो स्फेरिकल शेल होता है, इसके अंदर हर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? 0। देखो लास्ट थ्योरी देखो, पहले थ्योरी खोलो। क्या पढ़ा नहीं थे क्या आपने? आए नहीं थे तुम लोग? तो वीडियो भी नहीं देखा? ये तो वीडियो क्यों नहीं देखा तुमने? तो तुमने क्यों नहीं देखा? तुमने गार्गी? अरे तो इससे पूछ रहे हैं गार्गी से। नोट से थोड़ी काम चलता है। अभी अगले साल होगा रिवीजन, अगले साल आएगा ये जो छूट रहा है अब। तो स्फेरिकल शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था? 0। बिल्कुल शांत रहो, बाहर चले जाओ जिसको बातें करनी हो। ठीक है? जिस दिन नहीं आते उस दिन भी वीडियो नहीं देखते हो, पर कैसे क्या लापरवाही, कितनी लापरवाही करोगे? अरे जिस दिन ना हो कम से कम उस दिन तो वीडियो देखो। हर आर्टिकल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो वीडियो अपलोड करना बंद कर दें हम जब देखना ही नहीं है तो। तो 4 टाइप के स्फेयर्स थे। पहला था आपका कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, दूसरा क्या था? नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, और तीसरा कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो ये तीनों एक जैसे थे। इन तीनों में कोई भी आएगा वही करोगे आप, क्योंकि इन तीनों में चार्ज केवल कहाँ पे होता है? सरफेस पे। क्यों होता है सब बता चुके हैं। तो इन तीनों में से कोई भी आर्टिकल होगा वही करोगे, तीनों के लिए सेम है। केवल कौन सा अलग है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। तो इन तीनों में चार्ज जो है वो केवल किस पे होता है? सरफेस पे, क्योंकि कोई भी कंडक्टर हो अंदर चार्ज कितना होता है? 0। तो इन तीनों में चार्ज केवल कहाँ पे होता है? सरफेस पे। इन तीनों में चार्ज केवल सरफेस पे। 3 जगह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। एक एक्सटर्नल पॉइंट पे, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पे निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और O से P तक की डिस्टेंस कितनी थी? स्मॉल r। ध्यान रखेंगे यहाँ पे स्मॉल r क्या है? वेरिएबल है। कैपिटल R क्या है? फिक्स। कैपिटल R तो ये स्फीयर की रेडियस है ना, स्मॉल r वेरिएबल है। दूसरा सरफेस पे निकाला था, और तीसरा अंदर। अंदर हर पॉइंट पे कितना था? 0। यहां तक बताया था लास्ट टर्न पे। क्लियर? चौथा कौन सा होता है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये हमें आज देखना है, लास्ट आर्टिकल है।
नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का मतलब जैसे प्लास्टिक का सॉलिड स्फीयर, रबर का, ग्लास का, ठीक है, तो इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है। क्यों पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है? क्योंकि इसमें चार्ज चलते ही नहीं, जहाँ छोड़ दिया जाएगा वहीं पे क्या होगा, बना रहेगा। तो इसमें चार्ज कहाँ होता है? पूरे वॉल्यूम में। इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यही आपका सिंपल नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों में चार्ज केवल कहाँ पे होता है? सरफेस पे, इसमें पूरे वॉल्यूम में। ये हमने नोट करके नोट कराया था, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? E इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू V अपॉन डी, यानी V1 माइनस V2 अपॉन डी। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। अगले चैप्टर में प्रूव करेंगे। और याद कैसे रखते हैं इसको? वेद। कैसे याद रखते हैं? वेद। E इक्वल टू V इक्वल टू E इंटू डी, इसको V लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 हर पॉइंट पे, यानी E इक्वल टू क्या आ गया? V1 माइनस V2, E की जगह 0 रख दिया, D, यानी V1 माइनस V2 इक्वल टू 0, यानी V1 इक्वल टू V2। क्या कंक्लूजन हुआ? स्फीयर का शेल के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0, और पोटेंशियल सेम। पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट पे, सॉरी, स्फीयर का शेल के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0, और पोटेंशियल सेम। कितना? जितना सरफेस पे। अगर सरफेस पे 20 वोल्ट है तो हर पॉइंट पे कितना होगा? 20। अच्छा, सरफेस से कम या ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता? अब सपोज सरफेस पे 20 वोल्ट है, फॉर एग्जांपल, अंदर 15 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो जाएगा? बाहर से अंदर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और हमने प्रूव किया है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। समझ गए? अब पता चला अगर अंदर 25 हो जाए और सरफेस पे कितना है? 20, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ हो जाएगा? अंदर से बाहर की ओर। और अभी हमने प्रूव किया अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। अरे लास्ट टाइम में प्रूव किया था, क्लियर। और ये 0 तभी हो सकता है जब हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, और कितना हो? जितना सरफेस पे होता है। कितना? जितना सरफेस पे। नहीं समझे? अगर स्फीयर के सरफेस पे 20 वोल्ट है तो हर पॉइंट पे कितना होगा? 20 वोल्ट। अगर स्फीयर के सरफेस पे 10 वोल्ट है तो अंदर हर पॉइंट पे कितना होगा? 10 वोल्ट। क्लियर? लिखिए, 10 तक पहुंचे। तो ये तीनों एक जैसे होते हैं, तीनों में से कोई भी आर्टिकल आएगा यही करेंगे जो हमने लास्ट टाइम बताया था, ये हम अभी बताने जा रहे हैं। अरे उसी के आगे E इक्वल टू 0 तक लिखा था इनसाइड इंटरनल पॉइंट पे, उसी के आगे लिखो। ऊपर चाहो तो लिख लो वी नो दैट। भाई जिस दिन नहीं आते उस दिन तो वीडियो देख लिया करो, कितनी शर्म वाली बात है। रिवीजन बैच चल रहा है, उसमें भी चीज़ें छोड़ोगे तो अब कब आएंगे? 11 मार्च से आएंगे। $76 days। $76 आज कट जाएगा, समझ गए? कर लिया? लिखिए 10 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट, the electric field at each point inside the spherical shell inside the charged spherical shell, charged लिख लो, charged spherical shell is 0, is 0, and potential at each point
potential at each point is same and is equal to potential at the surface of sphere. Potential at the surface of sphere. Potential at the surface of sphere, inverted comma closed. पढ़िए इस पॉइंट को ध्यान से मन में. समझ गए? तो चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0, और पोटेंशियल सेम. कितना? जितना उसके सरफेस पे होगा. ठीक है. और स्फेरिकल शेल नहीं, अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो भी यही होगा. तीनों के लिए एक ही होता है. तीनों के लिए एक ही, बस ये अलग है. कौन अलग है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. ठीक है. अभी हम इसका ग्राफ भी देखेंगे. पहले उसको पढ़ा दें, तो जब इसका ग्राफ देखेंगे तो साथ में उसका भी देखेंगे. ठीक है. दोनों ग्राफ एक साथ देखेंगे. अब हम किसके कारण निकालने जा रहे हैं? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जिसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है. ठीक है. इन तीनों में चार्ज केवल कहाँ पे होता है? सरफेस पे. इसमें पूरे वॉल्यूम में. ठीक है. अब वीडियो नहीं देखोगे तो शीट वाला आर्टिकल आ गया तो पेपर में क्या करोगे? लास्ट टाइम पे शीट वाला भी तो बताया था. तो ये क्लास 12th रिवीजन बैच, चैप्टर 1, लेक्चर कौन सा होगा? 8, लास्ट. तो क्लास 12th रिवीजन बैच, चैप्टर 1, लेक्चर 8. देखें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. नॉन कंडक्टिंग solid sphere. Intensity of electric field produced due to a uniformly charged non-conducting solid sphere. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? कहाँ पे निकालेंगे? एक्सटर्नल पॉइंट पे, जैसे वहाँ निकाला था हमने. विदाउट एट एक्सटर्नल पॉइंट, यानी आउटसाइड ऑफ द स्फीयर. जब हम एक्सटर्नल पॉइंट कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? आउटसाइड ऑफ द स्फीयर. यानी स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल आर से क्या होगी? ग्रेटर. स्मॉल आर क्या है? ओ से पी तक की डिस्टेंस. स्मॉल आर वेरिएबल होता है, कैपिटल आर क्या होता है? फिक्स्ड होता है. ठीक है. कैपिटल आर उस स्फीयर की रेडियस है और स्मॉल आर क्या है? ओ से पी तक की डिस्टेंस. क्लियर? तो हम कहाँ निकालने जा रहे हैं? एट एक्सटर्नल पॉइंट. देखिए, तो जो हम रेड कलर से शो कर रहे हैं ये क्या है? आपका गॉसियन सरफेस. क्या है ये? गॉसियन सरफेस, यानी इमेजिनरी. पूरे पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली. सुने,
तो ये ओ से पी तक की डिस्टेंस स्मॉल आर और रेडियस कितनी है कैपिटल आर। स्फीयर की रेडियस कितनी है कैपिटल आर और ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है स्मॉल आर। क्लियर। चार्ज सपोज पूरे में कितना है प्लस क्यू, कितना चार्ज है प्लस क्यू पूरे में, ठीक है। तो पी के अराउंड हमने क्या ले लिया, ये स्मॉल एरिया। स्फीयर है, ध्यान रखना सर्कल दिखाएगा बोर्ड पे, आपको बोर्ड पे क्या दिखेगा सर्कल। आपको इमेजिन क्या करना है स्फीयर यानी बॉल, ठीक है। तो जैसे स्मॉल एरिया लिया, ये इसके अराउंड क्या ले लिया हमने, ये पी पॉइंट है, इसके चौथ तरफ क्या ले लिया हमने स्मॉल एरिया। नहीं समझे, इस तरीके से। अरे बीच में कौन है पी पॉइंट, इसके चौथ तरफ क्या ले लिया स्मॉल एरिया, ठीक है। ये तो डी ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, हाँ जो भी स्मॉल एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। और ई वेक्टर के लिए क्या करते हैं व्यंद्रास्त्र, समझ गए। ई वेक्टर के लिए किसका यूज़ करते हैं व्यंद्रास्त्र। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है वहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं प्लस क्यू नॉट चार्ज। क्या एज्यूम करते हैं, द डायरेक्शन अलॉन्ग विच प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर। तो ये स्मॉल एरिया है तो ये डी ए वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ई वेक्टर के यहाँ पे प्लस क्यू नॉट छोड़ेंगे तो किधर जाएगा टूवर्ड्स राइट, क्योंकि पूरा पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा रिपल करेगा। ये ई वेक्टर हो गया। यानी कुल मिलाकर के दोनों कैसे हो गए सेम डायरेक्शन। नहीं समझ आया। ई वेक्टर के लिए यहाँ पे क्या एज्यूम करोगे प्लस क्यू नॉट, तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा प्लस क्यू नॉट को रिपल। और आपको पता है प्लस क्यू नॉट चार्ज जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। प्लस क्यू नॉट चार्ज जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्लियर। प्लस क्यू नॉट चार्ज जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री। एक चीज़ और, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम। अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये भी तो आर होगी। अब डायरेक्शन तो अलग अलग होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डाउनवर्ड्स आ जाएगा, यहाँ निकालेंगे लेफ्ट यहाँ आ जाएगा अपवर्ड्स। अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जरूर अलग अलग होगी लेकिन वैल्यू हर पॉइंट पे क्या होगी सेम। समझ गए। तो इसके पहले एक लाइन अपने आप लिख दोगे, क्या हमने बताया अपनी तरफ से एक लाइन लिख दिया जाता है, लेट अस कंसीडर अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। लेट अस कंसीडर तो अपने आप लिख ही सकते हो। अरे लेट अस कंसीडर अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ऑफ रेडियस एंड प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इन द एंटायर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बस स्टार्ट कर दो। हाँ यहाँ ले लो। हाँ सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर आर है तो ये भी तो डिस्टेंस आर है। समझ गए। रेडियस तो हर जगह सेम होगी, इसलिए ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम। डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है सेम। क्लियर। और हर जगह ई वेक्टर डी ए वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री भी होगा, कहीं भी ले लो आप। समझ गए। कोई भी डाउट हो कंफ्यूजन हो पूछ लें। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो जो चीज़ ना समझ आए तुरंत पूछें, नहीं तो 11 मार्च। समझ गए। तो 11 फरवरी को हम आपका बैच बंद करेंगे, यानी आपकी फेयरवेल कब होगी 11 फरवरी। उसके बाद टाइम ओपन रहेगा, जिसको जो पूछना आकर के पूछ सकते हैं। नहीं समझे। 11 फरवरी को आपका क्या होगा फेयरवेल। समझ गए। उसके बाद हम आपको टाइम बता देंगे, 2-3 घंटे का स्लॉट दे देंगे, जिसको जो भी पूछना है घर पे पढ़ो पूछो आकर के। नहीं समझे।
ठीक है, यानी 11 फरवरी तक हमें सारी चीज़ें क्या करनी है, ख़त्म करनी है। ठीक है, तो पहले तो ये पूरा रिवीजन कराना है ऑप्टिक्स तक, कहाँ तक, फिर उसके बाद दोबारा फिर रिवीजन कराना है। ठीक है, वो 1 शॉर्ट क्लास लेकर के। ठीक है, नहीं समझे? तो ये सब लास्ट मौके हैं ये, अगर अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है, फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं। फिर सबसे टफ पेपर फिजिक्स का ही आता है। ठीक है, इस बात को समझ लें अच्छी तरह से। स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको डेली 2 घंटे रिवीजन बैच और 2 घंटे मेन बैच पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स के जो क्वेश्चन हैं हम साथ में कराते जा रहे हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए टाइम मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, साथ में ही उसके क्वेश्चन कराते हैं, वो बात अलग है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करा दें। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डी ए वेक्टर, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, डी फाई ई वेक्टर डॉट, बाकी तो वीडियो पढ़े हैं ही, अपना रिवाइज करो। ठीक है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डी ए वेक्टर। अब क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पासिंग थ्रू एंटायर गॉसियन सरफेस, एंटायर गॉसियन सरफेस। और यहां पे गॉसियन सरफेस क्या है, स्फेयर। यहां पे गॉसियन सरफेस क्या है, स्फेयर। सारे एप्लीकेशन हम लोगों ने इसी तरह देखे हैं। पहले स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डी ए वेक्टर, फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर गॉसियन सरफेस। ठीक है, ई वेक्टर डी ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में ना। ए डी ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ई को बाहर ले लो। क्यों ई बाहर ले लिया हमने, क्योंकि ई की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या है, सेम। देखो ना, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम है। वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड, वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड। क्लियर? डी ए का इंटीग्रेशन ए, डी ए का इंटीग्रेशन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए, डी ए का इंटीग्रेशन ए का मतलब टोटल एरिया। किसका टोटल एरिया, गॉसियन सरफेस का। किसका टोटल एरिया, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस यहाँ पे क्या है, स्फीयर है। 4 पाई आर स्क्वायर। तो गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब यूजिंग गॉस थ्योरम, क्या होता है गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा क्यू। याद आया? इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो निकाली। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है, प्लस क्यू। कहाँ से वैल्यू रखी हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंड सिग्मा क्यू की वैल्यू है प्लस क्यू।
ई आ गया। क्या आया? 1/4 पाई। ये तो वही है जो उन तीनों में आया था, एक्चुअली वही आएगा ही, बस इंटरनल पॉइंट पे अलग होगा, एक्सटर्नल पॉइंट पे और सरफेस पे वही होगा। समझ गए? जो उन तीनों स्फीयर में आ रहा था वही इसमें आया है। ठीक है, यानी जब आप एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालते हो या सरफेस पे निकालते हो तो चारों स्फीयर में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस केवल कहाँ पे? इंटरनल पॉइंट पे। वहाँ पे इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 0, क्योंकि वहाँ पे अंदर कोई चार्ज ही नहीं था। यहाँ पे अंदर भी चार्ज है, यानी अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नोट करें जल्दी से। अब हम एक्सटर्नल पॉइंट पे देखें, नहीं एक्सटर्नल नहीं, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। देखिए सेकेंड कंडीशन, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? कैपिटल आर के। जब पी पॉइंट को आप यहां ले लोगे सरफेस पे, क्योंकि हम लोग सरफेस पे निकाल रहे हैं, तो पी पॉइंट को जब आप सरफेस पे ले लोगे, नोट कर लो पहले एक बार, बराबर आ जाओ। तो जब आप पी पॉइंट पे को सरफेस पे ले लेंगे, कहाँ ले लेंगे? तो फिर ओ से पी तक की जो डिस्टेंस होगी स्मॉल आर, वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। नहीं समझे? बस जहाँ पे स्मॉल आर लिखा है वहाँ पे क्या कर देंगे? कैपिटल आर, तो सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, कैपिटल आर की वैल्यू फिक्स है, स्मॉल आर क्या है? वेरिएबल है। वो डिपेंड करेगा कि पॉइंट पी आप कहाँ पे ले रहे हो, और पॉइंट पी वो पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है? फाइंड करना है। अगर पॉइंट पी स्फीयर के बाहर है तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के से ज़्यादा हो जाएगी। अगर पॉइंट पी स्फीयर के सरफेस पे है तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी, और अंदर है तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम हो जाएगी। नहीं समझे? यानी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो आप एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालें या सरफेस पे निकालें, कोई अंतर नहीं है चारों स्फीयर में। समझ गए? यही वहाँ भी आया था, बस अंतर केवल क्या है? इंटरनल पॉइंट पे। आपको याद होगा उन तीनों में हमने सरफेस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो उसको सिग्मा के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था। किसके टर्म्स में? यहाँ पे हम किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे? रो, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। जहाँ चार्ज है पूरे वॉल्यूम में। आप जानते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता? रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वी का मतलब वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। यही तो होता है। इससे क्यू की वैल्यू निकाल लो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो रो के टर्म से फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर। और क्यू की वजह क्या रखेंगे हम लोग? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। नहीं समझे? तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी आ गया आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये रो के टर्म्स में हो गया। समझ गए? तो देखिए ये भी सरफेस पे है स्फीयर के, ये भी सरफेस पे है। ये नॉर्मल फार्मूला, ये रो के टर्म्स में यहाँ तक पहुँचे। फिर हम कहाँ पे निकालेंगे? इंटरनल पॉइंट पे, जो कि सिंपल नहीं होगा, मेन इंटरनल पॉइंट ही है। तो इंटरनल पॉइंट से पहले हम एक चीज़ देखें, आपको बताएं 11th में हमने आपको बताया था ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, सुनिए, तुमने तो पढ़ा था 11th यहीं, तुमने भी पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? तो ग्रेविटेशन वाले में बताया था हमने, जैसे अर्थ है
कोई बॉडी अगर अर्थ के बाहर है या सरफेस पे, तो इस पे जो फोर्स लगता है वो पूरे अर्थ के कारण लगता है। नहीं समझे? अगर कोई बॉडी अर्थ के बाहर है या सरफेस पे है तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो पूरे अर्थ के कारण। नहीं समझे? लेकिन जब हम किसी बॉडी को अर्थ सरफेस के कहाँ ले जाते हैं? अंदर। अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो केवल किसके कारण लगेगा? इनर रेडियस, इनर स्फीयर आर ई माइनस एच। कितना अंदर ले गए? एच। समझ गए? तो कितना अंदर ले गए? हाँ, एज वी मूव अबव द सरफेस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज वी मूव इनसाइड द सरफेस। कुछ नहीं पढ़ाई है? ठीक। अगर नहीं पढ़ा है तो आगे बहुत दिक्कतें आने वाली हैं कंपटीशन में, इसलिए जब 12th के एग्ज़ाम हो जाए तो ऑनलाइन बैच 11th का हमारा ज्वाइन कर लेना। नहीं समझे? ठीक है? नहीं तो कोई कंपटीशन निकलेगा ही नहीं। समझ गए? नीट हो, आईआईटी हो, एयरफोर्स हो, एनडीए हो, जो भी फिजिक्स आएगी 60 to 70% 11th से। वो कैसा 11th का हाल होगा हमें अच्छी तरह से अंदाजा है। समझ गए? अभी नहीं समझे? तो जब कोई बॉडी अर्थ सरफेस पे होती है या अर्थ सरफेस के बाहर होती है तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो पूरे अर्थ के कारण। लेकिन जब हम किसी बॉडी को अर्थ सरफेस के अंदर ले आते हैं, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो केवल इनर स्फीयर के कारण, जिसकी रेडियस कितनी होगी? आर ई माइनस एच। क्लियर? इसीलिए जैसे जैसे बॉडी सेंटर की तरफ बढ़ती है ग्रेविटी क्या होती है? कम होती जाती है, और सेंटर पे पहुंच के क्या हो जाती है? जीरो। समझ गए? अर्थ से ऊपर जाएंगे तो भी ग्रेविटी डिक्रीज होती है, और अर्थ के अंदर जाते हैं तो भी ग्रेविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मैक्सिमम कहाँ पे होती है? अर्थ सरफेस पे। वो भी अर्थ सरफेस में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? पोल्स पे। अर्थ सरफेस में तो मैक्सिमम होती है, लेकिन अगर हम देखें कि अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होती है तो पोल्स पे सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है? ये सब हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? ग्रेविटेशन में। ठीक? सेम यही चीज़ यहाँ भी होगी। जब हम स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो हाँ बताएंगे, बनाने जा रहे हैं, वो इसका ग्राफ है। ठीक है? अभी हम दोनों ग्राफ डिस्कस करेंगे। देखिए, कहां पे निकालेंगे हम लोग? इनसाइड द स्फीयर एट इंटरनल पॉइंट, एट इंटरनल पॉइंट। एट इंटरनल पॉइंट। यानी इनसाइड द स्फीयर, यानी स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल आर से क्या होगी? कम। स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल आर से कम। क्लियर? क्या दिक्कत? नहीं तो इसके पहले वाले बैच में आया करो फिर। ठीक, जाओ। कितने में कहाँ जाना है? अच्छा, तो ये जब कल वाला वीडियो नहीं देखा तो आज वाला कैसे देख लोगे? तो अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो हम रेड कलर से शो कर रहे हैं ये क्या है? आपका गॉसियन सरफेस। तो जो रेड कलर से शो कर रहे हैं ये क्या है? आपका गॉसियन सरफेस। ठीक है? ये सेंटर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया, और ये स्मॉल आर। ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्मॉल आर। ये कैपिटल आर है।
ये सेंटर हो गया। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, जो हम रेड कलर से शो कर रहे हैं ये क्या है, गॉसियन सरफेस। ठीक है। सपोज पूरे स्फेयर पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, और ये जो छोटा स्फेयर है इस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू डैश। पूरे स्फेयर में चार्ज कितना है, प्लस क्यू, पूरे स्फेयर में। और जो अंदर ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना है, क्यू डैश। नहीं समझे? अगर हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल चार्ज कितना हो गया, Q। एक बार हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे बड़े स्फीयर से और एक बार छोटे स्फीयर से। ठीक है, बड़े स्फीयर पे चार्ज कितना है, Q, और वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। छोटे स्फीयर पे चार्ज कितना है, Q डैश, वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल क्यू। ठीक है, अब दोनों चार्ज डेंसिटी इक्वल क्यों हो गई, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ गए? अगर बड़े स्फीयर पे चार्ज ज़्यादा है तो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम भी तो ज़्यादा है, छोटे स्फीयर पे अगर चार्ज कम है तो वॉल्यूम भी तो कम है। जैसे अगर आप आयरन का एक बड़ा पीस ले लें, आयरन का एक छोटा पीस ले लें। नहीं समझे? ये आयरन का छोटा पीस है, मान लेते हैं, आयरन ले लो कि कुछ भी ले लो, और ये बस दोनों मटेरियल सेम है। ये आयरन का छोटा पीस है, ये आयरन का बड़ा पीस है। किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ए की बी की? सेम होगी, क्योंकि दोनों क्या है, आयरन। नहीं समझे? अरे छोटे बड़े से क्या मतलब होता है, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें इसके वॉल्यूम से मतलब ही, हमें तो पर यूनिट वॉल्यूम लेना है हमें। अगर छोटे वाले का मास कम है तो वॉल्यूम भी तो कम है, बड़े वाले का मास अगर ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी तो ज़्यादा है, डेंसिटी तो क्या होगी, सेम होगी। यही चीज़ यहाँ भी है। समझ गए? अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चाहे आप छोटे स्फीयर से निकालो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चाहे बड़े स्फीयर से। अगर बड़े स्फीयर पे चार्ज ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी तो ज़्यादा है, छोटे स्फीयर पे अगर चार्ज कम है तो वॉल्यूम भी तो कम है। समझ गए? 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल। क्यू डैश की वैल्यू निकालो इससे। क्यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। ये आपका आ गया। नहीं समझे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां तक पहुंचे। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, स्मॉल आर क्यूब को इधर ले गए, तो क्यू डैश की वैल्यू क्या हो गई, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। आ रहे अभी तुम्हारा 6:30 बजे चालू होगा ना, बंद करो अच्छी तरह। 11th के बच्चे हैं। हाँ, अब अगले बार से टेस्ट भी यही लेगा। नहीं तो वो कहा दूसरे चला गया ना वो तो। क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक पहुंचो, पहुंच गए सारे बच्चे? पहुंचे। अब देखो मेन पॉइंट क्या है इस आर्टिकल का, सबसे मेन पॉइंट क्या है, पॉइंट पी पे अगर हम स्मॉल एरिया ले लें तो डी ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो भी स्मॉल एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर, ये डी वेक्टर हो गया। ई वेक्टर के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस क्यू नॉट छोड़ेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, प्लस क्यू नॉट। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल किसके कारण होगा, क्यू डैश के कारण। जैसे अभी ने अर्थ वाला एग्जाम्पल लिया था, आप जितना भी अंदर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे चार्ज के कारण नहीं होगा, हाँ अगर बाहर निकालते तो पूरे चार्ज के कारण। समझ गए?
जब आप पी पॉइंट पे निकालेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल इनर स्फीयर के कारण यानी क्यू डैश के कारण। ठीक है, इसको दो तरीके समझ सकते हैं। पहला तरीका क्या है, जैसा कि हमने लास्ट टर्म पे देखा था, स्फेरिकल शेल के अंदर हर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 0। स्फेरिकल शेल के अंदर अगर ये भूल है वो बार बार, तो फिर यही मिलेगा जो उसके अंदर होता है। बार बार बताने के बाद भी भूल रहे हो। स्फेरिकल शेल के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। नहीं समझे, यही मिलेगा। ठीक है, समझ आया नहीं आया? ये जो बीच का ये जो थिक वॉल है ना, इसको हम पतले पतले लेयर से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। बेटा देख लो, उसको घर में देखना आराम से। तो ये जो बीच की थिक वॉल है, थिक वॉल, मोटी दीवार, उसको हम पतली पतले लेयर से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। और हर लेयर किसका काम करेगी, स्फेरिकल शेल का। जस्ट लाइक अनियन, प्याज। प्याज में नहीं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरी लेयर, तीसरे के ऊपर चौथी लेयर। आजकल थोड़ा महंगा है, नहीं समझे? तो ये जो बीच की थिक वॉल है, इसको हम पतली पतली लेयर से मिलकर बना हुआ मानेंगे। और हर लेयर किसका काम करेगी, स्फेरिकल शेल का। और स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। समझ गए? इस तरीके से समझो। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम यहाँ पे प्लस क्यू नॉट एज्यूम करें, तो जो इधर वाला पॉजिटिव चार्ज है वो प्लस क्यू नॉट को रिपल करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, इधर वाला टुवर्ड्स राइट। तो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वाले से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो होगा डाउनवर्ड्स, यहाँ पे जो होगा अपवर्ड्स, तो सब एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। कुल मिला के मेन पॉइंट क्या है, जब आप स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पूरे स्फीयर के कारण नहीं होता है, ये जो इनर स्फीयर होता है इसमें जो चार्ज होता है उसके कारण। सेम बिल्कुल अर्थ वाली कंडीशन है कि जब आप किसी बॉडी को अर्थ सरफेस के अंदर ले जाते हो तो उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो पूरे अर्थ के कारण नहीं लगता है, केवल इनर स्फीयर के कारण। अभी नहीं समझे? ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक सेम, बस इसको इक्वेशन 2 डाल दें। अरे ई वेक्टर डी वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए। अब ये जब यहाँ पे क्यू नॉट रखेंगे तो पूरा पॉजिटिव चार्ज उसको रिपल करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। यहाँ तक सेम, यहाँ तक सेम, बस जहाँ पे सिग्मा क्यू क्यू था वहाँ क्या हो जाएगा, क्यू डैश। ये आया, क्यू डैश की वैल्यू रख दो आंसर। बस जहाँ पे क्यू था वहाँ क्या आ गया, क्यू डैश। नहीं समझे? क्यू डैश की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r²। क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, क्यू डैश की वैल्यू क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। कहां से वैल्यू रखी हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यानी कितना आ गया ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। आप जानते हैं कैपिटल आर कांस्टेंट होता है, लेकिन स्मॉल आर क्या होता है, वेरिएबल। पूरी लाइफ में केवल यही एक फार्मूला पढ़ोगे जिसमें ई प्रोपोर्शनल टू आर होता है। नहीं समझे? पूरी लाइफ में। बाकी हर जगह क्या होता है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r, इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ई प्रोपोर्शनल टू 1/r³, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। समझ गए? केवल यही एक फार्मूला होता है जिसमें ई प्रोपोर्शनल टू आर होता है, हर एक में इन्वर्सली होता है। समझ गए? और ये ध्यान रखना केवल कहाँ होता है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर। ठीक है, नोट करें जल्दी से। चाहो तो ये पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहां से यूज करो, यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम। समझ गए? कभी कभी इंटरनल पॉइंट के लिए अलग से भी पूछ देते ना। नोट करें जल्दी। यहां तक पहुंचे? अच्छा, पी पॉइंट को अगर हम सेंटर पे ले लें तो स्मॉल आर 0 हो जाएगा। भाई ओ से पी तक की डिस्टेंस स्मॉल आर होती ना, नहीं समझे? सेंटर पे ले लें अगर हम लोग, एट द सेंटर स्मॉल आर 0 हो जाएगी। स्मॉल आर 0 हो जाएगा तो ई भी क्या हो जाएगा, 0। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले इसी के लिए देख रहे हैं। बेटा शांत रहो 5 मिनट बस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ी दिक्कत है। फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। किसके लिए देख रहे हैं? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सुनिए, क्या बात बेटा, 2 मिनट नहीं रुक सकते हो? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। यहां पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल है। यहां पे स्मॉल आर कितना है? 0। देखिए, सुने, पहले देख लो इसको, पहले देख लो। सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? 0। सामने लिखा तब भी नहीं बता पा रहे हो। सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? रुक जाओ बेटा, पहले समझ लो, ग्राफ अच्छे बच्चों के लिए होता है ना। तो सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? 0। अब सेंटर से चलना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब तक अंदर रहोगे तब तक ये फार्मूला लगेगा, यानी E प्रोपोर्शनल टू R। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो सेंटर पे 0, सेंटर से चलना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, 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 सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस पे। और जैसे सरफेस के बाहर निकलेंगे, बोलो क्या होगा? डिक्रीज नहीं होगा, तेजी से डिक्रीज होगा। हाँ, क्योंकि एक्सपोनेंशियली तो 1/r में भी होता है, लेकिन यहाँ पे 1/r² है, तो बहुत तेजी से डिक्रीज होगा। डिक्रीज नहीं होगा, तेजी से। समझ गए? अब भी नहीं समझे? तो सेंटर पे 0, सरफेस पे पहुंच के मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल। यही तो होता है सरफेस पे। क्लियर? और अंदर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन R3, यानी E प्रोपोर्शनल टू R। समझ गए? और जैसे बाहर निकले, तेजी से डिक्रीज होगा, क्योंकि बाहर निकलते कौन सा फार्मूला लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², यानी E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। नहीं समझे? तो ये हो गया किसके लिए? नॉन कंडक्टिंग के लिए। आप स्फीयर का शेल के लिए निकालोगे तो यही सेम रहेगा, बस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। स्फीयर का शेल के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। तो अगर हम स्फीयर का शेल के लिए देखें, फॉर सेम यही ग्राफ रहेगा, बस अंदर वाला 0 रहेगा। ठीक है? देखो 0 0 0 0 0 0 0, सरफेस पे मैक्सिमम। स्फीयर का शेल के अंदर हर पॉइंट पे 0 होता है। बाहर का सेम रहेगा, सरफेस का भी सेम रहेगा, बस अंदर का अंतर है। वहां पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे अंदर कितना होता है? 0। सरफेस का भी सेम रहेगा और बाहर का भी सेम रहेगा। कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तुरंत पूछें। E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो बाहर के इसके बाद सेम है। ठीक है? सरफेस पे भी सेम है, जैसे यहाँ सरफेस पे मैक्सिमम वैसे यहाँ भी, बस अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे अंदर हर पॉइंट पे कितना है? 0। समझ गए? तो ये किसके लिए है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। ग्राफ डिफरेंस पैदा कर देता है साधारण बच्चे और अच्छे बच्चों में। ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं वही डिफरेंस पैदा करते हैं। समझ गए? क्लियर? ओके, दैट्स ऑल।
लाइट गैस है, हाँ वो कभी नहीं मैच करती, तो वो भी चल कभी नहीं टच होगी, इन्फिनिटी पे होती वो। ठीक है, ओके दैट्स ऑल।